morning students. Today we are going to discuss our third video on the rise of nationalism in Europe for class 10. आज हम लोग अपने इस तीसरे वीडियो में बात करने जा रहे हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दैट मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है। तो नेशनलिज्म का मतलब ये हो गया तो सेंटिमेंट फॉर मेकिंग द नेशन बाय द पीपल ऑफ प्रोविंस। दैट मीन्स कर सकते किसी प्रोविंस के द्वारा या किसी प्रोविंस के पीपल्स के द्वारा जब किसी देश को बनाने की बात की जाती है। दैट मीन्स वो देश क्या होगा, उसके लैंग्वेज के कस्टम्स को फॉलो करेगा, तो इस आइडियाज को नेशनलिज्म कहा जाता है। दैट मीन्स यूरोप में ऐसे सेंटिमेंट्स का काफी बड़े पैमाने पर बाहर आ गया। लोग इन सेंटिमेंट्स के साथ ओतप्रोत होकर बाहर निकल आने लगे। वहां पे ये सेंटिमेंट्स एक से दूसरे से तीसरे तक फैलने लगा। अब इसका रीजन भी क्या था, सिंपली आपको बता चुके हैं कि 1789 की रेवोल्यूशन जो था वो एक इसका सीड था जिससे धीरे धीरे ये यूरोप के अलग अलग देश में फैला। और बेसिक रीजन क्या था कि अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी तो ऑफ मोनार्च। दैट मीन्स ये इसका दो रीजन था। अब बात करते हैं यहाँ पे तो स्टार्टिंग में मिड 18th सेंचुरी में आप देखेंगे, मिड 18th सेंचुरी में अगर आप देखेंगे तो वहां पे कोई नो नेशन स्टेट देखने मिलते, यानी कोई भी ऐसा देश देखने को नहीं मिलता जो आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारा मोनार्ची था। बेसिकली बड़े बड़े एम्पायर्स के अंदर वो सारे बटे हुए थे। यहाँ पे देखें तो इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी वगैरह अलग अलग किंगडम्स थे। दैट मीन्स अलग अलग राजा के अंदर उनके किंगडम्स के अंदर आता था। इसके अलावा डचेस हो गए, कैंटन्स हो गए, ये सब जो थे वो रूलर्स के रूप में थे। दैट मीन्स वो लोग राजा थे जो कि इन छोटे छोटे देशों पर राज करेंगे। इसके अलावा कुछ ऑटोनोमस टेरिटरीज भी थी। दैट मीन्स कर सकते हैं कि उसको किसी ऑटोनोमस का मतलब ये हो गया कि ये खुद से राज कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से राज यहाँ पे देख रहे हैं ऑटोनोमस। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई कंट्री या ऐसा कोई रीजन जहाँ पे उसका भी राजा है लेकिन पूरा हक उसके पास नहीं। दैट मीन्स उससे भी ऊपर एक राजा है जो उसको हक दिया हो कि आप इस छोटे से एरिया पे राज करेंगे लेकिन आपके ऊपर मेरा अधिकार होगा। दैट मीन्स एक आज भी ऑटोनोमस कई अलग अलग कंट्रीज देखने मिलती हैं। जैसे एक बात कर लो तो आप हांगकांग का नाम सुनते हैं। हांगकांग एक चाइना की ऑटोनोमस टेरिटरी है। तो बेसिकली और हांगकांग के अपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन हांगकांग के डिप्लोमेसी के ऊपर, हांगकांग के ट्रेड के ऊपर अधिकार किसका है, चाइना का। तो उसी तरह से उस समय भी डच था, डचेस, कैंटन्स वैसे रूलर्स थे जो एक ऑटोनोमस टेरिटरीज को बिलीव करते। दैट मीन्स उनके पास ऑटोनोमस टेरिटरीज थी। आगे बात करते हैं तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो थे वो बेसिकली ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज के अंतर थे। भाई ऑटोक्रेटिक दैट मीन्स कर सकते हैं वहाँ पे वैसे मोनार्ची जो खुद से राज करते थे। वहां पे ऑटोनोमस टेरिटरीज की जरूरत नहीं थी, किसी और को राज करने के लिए दिया गया है। वहां खुद सारी चीजों को देखा करते थे। इसके अलावा ये देखने को मिलता है कि उन टेरिटरीज में कई अलग अलग तरह के लोग रहा करते, दैट मीन्स डाइवर्स पीपल्स रहा करते थे। और वहां पे उन सबकी कुछ अलग अलग कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है। दैट मीन्स कुछ सबके अलग अलग कस्टम्स होंगे, सबके अलग अलग बिलीफ्स होंगी और सबके अलग अलग लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे। उसी तरह से यहाँ देखते हैं कि हैब्सबर्ग एम्पायर की बात करते हैं। यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर that ruled over Austria, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. It included the Alpine regions and the Tyrol, the Switzerland, as well as Bohemia. यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर या कह सकते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर की बात करते हैं तो ये हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो हाल चल के ऑस्ट्रिया और हंगरी तक फैला हुआ था। और यहाँ पे देखने मिलता है कि अलग अलग पैच ऑफ अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे रहते थे, कई अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में, कई अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स में। जैसे अल्पाइन रीजन्स की बात करें तो वहाँ पर टायरोल, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड ऐसे देश देखने को मिलते थे। इसके अलावा बोहेमिया भी था। बोहेमिया बेसिकली ऐसा देश था, बेसिकली ये चारों देश जो हो गए, चारों देश में से स्विट्जरलैंड और बोहेमिया दो ऐसे देश जहाँ पे काफी बड़े पैमाने पे जर्मन स्पीक किया जाता था, यानी जर्मन लैंग्वेज को बोला जाता था। इन सबके अलावा कुछ ऐसे देश भी थे जहां पे इटालियन स्पीक किया जाता, इटालियन बोलते, जैसे लंबार्डी और वेनेशिया। हंगरी जो है उसकी बात करें तो उसका आधा पॉपुलेशन जो है वो कौन सा लैंग्वेज बोला करता था, तो मैग्यार लैंग्वेज और आधी
जो आबादी है वो अलग अलग वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स को बोला करती थी, दैट मीन्स अलग अलग भाषाओं को बोला करती थी। गैलिशिया की बात करें तो गैलिशिया एक फिर से एरिस्टोक्रेटिक स्पॉप का, दैट मीन्स कर सकते हैं गैलिशिया की बात करें तो वहां पे ज्यादातर लोग जो एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे वो पॉलिस बोला करते थे। और बिसाइड इन तीनों डोमिनेंट्स के अलावा, डोमिनेंट ग्रुप के अलावा कई और अलग अलग ग्रुप्स भी थे, दैट मीन्स कर सकते हैं बेसिकली इन तीनों के अलावा कई और छोटे मोटे ग्रुप्स थे जो अलग अलग भाषाओं को फॉलो करते थे, लेकिन ये बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन में थे इसलिए इनका नाम दिया गया। इन सबके अलावा बात करें तो वहां पे उस बड़े बड़े अंपायर की बाउंड्री भी अलग अलग दूर तक फैली हुई थी। और यहाँ पे ये देखने मिलता था कि भले एक अंपायर के अंदर है लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि राजा अपने पूरे किंगडम को सही से नहीं जानता, दैट मीन्स कर सकते हैं उसका राज कहाँ तक है और वो वहां तक के पीपल्स की बातों को सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है, वो भी देखने को नहीं मिलता था। इसके सबके अलावा ये भी देखने को मिलता है यहाँ पे बाउंड्री ऑफ द एम्पायर मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल्स, बोहेमियंस एंड स्लोवैक्स टू द नॉर्थ एंड स्लोवेन्स इन कार्नियोला क्रॉस इन ऑफ द साउथ। यहाँ पे इनकी बाउंड्रीज को बताया गया है कि बोहेमियन और स्लोवाक्स जो थे बड़े पैमाने पे किसान वगैरह जो थे वो नॉर्थ में देखने को मिलते थे। इसके अलावा कार्नियोला एक और छोटा सा देश है, वहाँ पे स्लोवेंस जो थे वो वहाँ देखने को मिलते। क्रॉस जो हो गया साउथ में, रोमेंस जो हो गया वो ट्रांसिल्वेनिया तक उसके पूर्व में, दैट मीन्स ये हैप्सबर्ग एम्पायर की बाउंड्रीज को डिसाइड किया है कहाँ कहाँ तक ये फैली हुई थी। इसके अलावा इन सब में कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी थी, यानी कि अलगाव था, भेदभाव था और कहीं अलग अलग अलगाव होने के कारण ये डिड नॉट इजीली एक साथ एक पॉलिटिकल यूनिटी को फॉलो नहीं कर पाए, दैट मीन्स कर सकते हैं राजनीतिक तरीके से एक साथ नहीं हो पाए थे। फिर भी उनको बांधे रखने की एक कड़ी थी और उस कड़ी का नाम था क्या, अ कॉमन एलिगेंस ऑफ इंपीरियर, दैट मीन्स एलिगेंस मतलब निष्ठा होता है, तो दैट मीन्स कर सकते हैं कि जो हमारा राजा है उसके प्रति जो निष्ठा थी, दैट मीन्स उसके प्रति वो फेथनेस जो थी वो कहीं ना कहीं इन सारे रिलीजियस और पॉलिटिकल कम्युनिटी को एक साथ लाने का काम करती थी। अगला टॉपिक है द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। यहाँ पे अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास के अंदर ये देखने को मिलता है कि बेसिकली जो सोशली और पॉलिटिकली लोग थे, अगर बात की जाए यूरोप में तो वहां पे अरिस्टोक्रेट दैट मीन्स कर सकते हैं अमीर घराने के लोग, और द डोमिनेंट क्लास ऑन द कंटिनेंट, यानी कि वहां पे डोमिनेंट क्लास के रूप में, डोमिनेंट मतलब ये हो गया कि प्रभावशाली बंदे थे। इन सबके अलावा ये मेंबर्स जो थे वो अक्सर एक कॉमन वे में रहा करते, यानी कि उनका जीवन एक तरह से एक जैसा ही बीतता था और वो तकरीबन एक ही रीजनल डिवीजन से आते थे, यानी कि एक ही कम्युनिटी से बिलीव करते थे। सबके अलावा इसके इन लोगों के पास काफी बड़े पैमाने पर जमीनें हुआ करते थे, शहरों में घर हुआ करते थे, बड़े पैमाने पे जितनी जमीनें देश की होती थी उससे अधिकांश भाग अरिस्टोक्रेट लोगों के पास होता था। इन सब के अलावा ये अपने आप को काफी प्रभुत्वशाली बताने के लिए, अपने आप के इन्फ्लुएंस को दिखाने के लिए अक्सर फ्रेंच लैंग्वेज को स्पीक किया जाता था, डिप्लोमेसी को दिखाने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज को स्पीक किया करते थे। इन सब के अलावा हाई सोसाइटी भी मेंटेन किया करते थे। इनकी फैमिली जो वगैरह थी वो अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, कैसे, तो भाई टाइज ऑफ मैरिज, दैट मीन्स कर सकते हैं ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, यानी कि विवाह समारोह से, दैट मीन्स अक्सर देखना होता है एक एरिस्टोक्रेट और किंग, इन दोनों के बीच में एक मैरिज पर्पस हुआ करता था और जिससे इन दोनों के बीच के संबंधों का बेहतर किया जाता था, दैट मीन्स रिलेशनशिप और बेटर होता था। यहाँ पे ये देखना होता है कि ये पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थे तो बहुत पावरफुल, लेकिन न्यूमेरिकली काफी स्मॉल थे, दैट मीन्स संख्या में बहुत कम थे। अक्सर देखने मिलता है कि अमीरों की संख्या कम ही होती है लेकिन गरीबों पर राज करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे द मेजोरिटी पॉपुलेशन, यानी कि वहाँ पे जो अधिकांश मेजोरिटी जो था वो कौन थे, तो भाई पीजेंट्स थे, दैट मीन्स वो अधिकांश लोग जो है वो कौन थे, तो द पीजेंट्री, दैट मीन्स किसान, जो किसानी किया करते थे। पश्चिम में बात की जाए दैट मीन्स यूरोप के वेस्ट में, तो वेस्टर्न यूरोप में बड़े पैमाने पे जो लैंड था, दैट मीन्स बल्क ऑफ द लैंड was formed by the tenants and small owners, यानी कि जो किसान वगैरह थे उनको या तो जमीन किराए पे दिया जाता था ये टेनेंट्स के रूप में, या छोटे छोटे कुछ ऑनर्स हुआ करते थे वो अपने खेतों में काम करते या खेती किया करते थे। लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में कुछ अलग था, यहाँ के अधिकांश लैंड होल्डिंग पे ये देखने होता था कि सर्फडम होता था। अब ये सर्फडम क्या भाई, मुझे तो मालूम नहीं, तो दैट मीन्स कर सकते हैं ये सर्फडम जो हो गया, ये हो गया क्या,
कि आपको देखने को मिलता है कि जैसे दास प्रथा आप समझते हैं, तो सर्ब्स को वहां पे दास के रूप में डिनोट किया गया है। दैट मीन्स कर सकते हैं कि वहां पे ये पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट स्टेट्स कल्टिवेटेड बाय सर्ब्स। दैट मीन्स बड़े पैमाने पे खुद खेती नहीं करेंगे लेकिन गुलामों से खेती करवाएंगे और उसका फायदा कौन लेगा। दैट मीन्स ये कहाँ होता था भाई, तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। वेस्टर्न यूरोप का कुछ अलग पैटर्न था, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में कुछ और पैटर्न था। वेस्टर्न यूरोप में क्या था कि लोगों को उधार दे दिया गया, किराए पर जमीन दे दिया गया, वो किराया हम कलेक्ट करेंगे। लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में खेती हम खुद नहीं करेंगे लेकिन मजदूरों गुलामों से खेती करवाएंगे और उसका मुनाफा हम कमाएंगे। I think in the western and central part of the Europe, the growth of industrialization, production and trade meant the growth of towns and the emergence of the commercial classes whose existence was based on the production for the market. That means कर सकते हैं वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल यूरोप में ये देखने मिला कि धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना शुरू हो गया और इस कारण से शहरों का बनना शुरू हो गया, नए नए कमर्शियल क्लासेस का उदय हुआ। कमर्शियल क्लासेस दैट मीन्स कर सकते हैं वैसे लोग जो किसी न किसी बिजनेस से जुड़े हो। और यहाँ पे ये देखने मिलता है कि जैसे जैसे सामानों की प्रोडक्शन बढ़ी, मार्केट में गैदरिंग बढ़ना शुरू हो गया और लोग शहरों में आए, क्योंकि भाई प्रोडक्शन चाहिए तो कंजप्शन भी तो चाहिए, लोग खरीदेंगे भी तो खरीदने के लिए शहर आते थे। वहां पे फैक्ट्री बढ़ रहा है तो उसके लिए काम करने के लिए मजदूर चाहिए तो लोग उसके लिए शहर आते थे। तो यहाँ पे निकल के आया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक नए मिडिल क्लास की शुरुआत हुई। दैट मीन्स यहाँ पे कर सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि दूसरे हाफ 18वीं शताब्दी के दूसरे हाफ में इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में शुरू हुआ और इससे फ्रांस और जर्मनी में आते आते तकरीबन 19th सेंचुरी का समय लग गया। अप्रॉक्स कर सकते 50-60 साल का समय लग गया वहां पे। इन सब के अलावा ये देखना होता है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, यहाँ पे एक नए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बनकर शुरू हो गया। ये मिडिल क्लास जो था, ये जो मिडिल क्लास बना उसमें कौन थे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, ये सब इसमें देखने को मिले। दैट मीन्स मिडिल क्लास में पहला तो हो गया इंडस्ट्रियलिस्ट, दैट मीन्स किसी छोटे मोटे इंडस्ट्री को जो लगा रहा है वो था, या इंडस्ट्री में का जो वर्कर्स के रूप में काम कर रहे थे वो थे। इसके अलावा बिजनेसमैन हो गया, प्रोफेशनल्स हो गया, दैट मीन्स प्रोफेशनल का मतलब हो गया वकील, टीचर, जजेस, ये सब जो हो गए वो इसके रूप में, प्रोफेशनल्स के रूप में। इन सब के अलावा सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये देखने को मिला था कि लेट 19th सेंचुरी तक आते आते ये काफी in the central and eastern Europe, these groups are small in number till late 19th century, यानी कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी देरी से है। इसका रीजन क्या था, आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, रशियन रेवोल्यूशन। वहां पे फैक्ट्री 1890s में तो पहला फैक्ट्री देखने को मिला, तो इस कारण से वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन देरी से पहुंचा। इस कारण से नए मिडिल क्लास फैमिली जो है वो भी काफी देरी से इमर्ज हुए, और जब इमर्ज हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पे ये देखना होता है कि बेसिकली जो मिडिल क्लास लोग थे वो उनके बीच में कौन थे, तो भाई एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। दैट मीन्स ऐसे लोग जो कि एजुकेटेड थे और जिनका आइडिया था कि भाई हमें देश को आजाद कराना है, हमें आइडिया दिया कि किसी तरह से हमको क्या करना है, तो अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करना है और आइडिया ऑफ द नेशन को लेकर चलना। दैट मीन्स एक राष्ट्र को बनाने के, एक राष्ट्र को एक करने की आइडिया को लेकर चलना, और क्या करना है, एवोल्यूशन करना है। एवोल्यूशन मतलब कि समाप्ति करना है किसकी, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। दैट मीन्स ऐसे प्रिविलेज जो कि राजा या राजघराने के पास था, क्लर्कियल प्रिविलेजेस, उनको खत्म करना है। दैट मीन्स सिंपल वर्ड में कहे तो हेराची को खत्म करना है, जिससे कि वंशावली, दैट मीन्स कर सकता है कि मेरा बच्चा ये है, उसके बाद मेरा जो भी आने वाला वंशज होगा वो इस पद को ऑन करेगा। इस चीज को खत्म करने की सोच से वो लोग आगे बढ़े। अब अगला है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। आखिरकार लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले बात करें ये लिबरलिज्म की, तो लिबरलिज्म का मतलब निकल के आता है लिबर, एक रूट वर्ड है, लैटिन रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है लिबर, जिसका मीनिंग होता है फ्री। दैट मीन्स सिंपल वर्ड में कहें तो लिबरलिज्म का मतलब क्या होगा, तो फ्रीडम निकल के आता है। तो वो लोग चाहते थे कि आजादी हो। आजादी भाई किससे, तो मोनार्च से, दैट मीन्स राजतंत्र से आजादी चाहते थे। और नए मिडिल क्लास का सोच ये था कि हम एक ऐसी सोसाइटी को इंक्रीज करेंगे जहां पे हर एक इंडिविजुअल्स का राइट हो और वहां पे इक्वलिटी हो फॉर ऑल बिफोर द लॉ। दैट मीन्स वो सब कानून के सामने एक जैसे हो, किसी के लिए भी कानून छोटा ना हो, किसी के लिए भी कानून बड़ा ना हो। इन सब के अलावा वो चाहते थे
कि भाई एक ऐसी सरकार बने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो आइडिया रखा गया उसके अकॉर्डिंग, दैट मीन्स ऐसे सरकार को बनाया जाए जो कलर के प्रिविलेज को खत्म करे, देश में लिबरलिज्म लाने का काम करे, फिर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी करे, कलर के प्रिविलेजेस को लेकर आए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को लेकर आए जिसके पार्लियामेंट के थ्रू। और ये सारे आइडिया जो थे उनका मेन रीजन क्या था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म किया जाए। इनमें ही प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उनको खत्म किया जाए ताकि जो एक आइडिया देखने मिलता है कि एरिस्टोक्रेट लोग जो है नंबर में कम है लेकिन ज्यादा रिसोर्सेस उनके पास है, जो मिडिल क्लास पर्सन है या पुअर पर्सन है वो नंबर्स में काफी ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेस काफी कम है। और ये रिसोर्सेस को सही पैमाने पर नहीं बांटना ये कहीं ना कहीं एक इनजस्टिस लेकर आया था। और इस इनजस्टिस के कारण ये देखने को मिला कि बड़े पैमाने पर लोग जो है लिबरलिज्म की सोच को लेकर चले। लिबरलिज्म के लिए क्या क्या चाहिए, उनकी सोच क्या था, तो ये सारी चीजों को उन्होंने अपने लिबरलिज्म के आइडिया के अंदर रखा। इसके अलावा ये भी देखने मिलता है कि उन्होंने इक्वलिटी तो मांगी, लेकिन उनको ये भी मालूम था कि जैसे ही 1789 में आज़ादी मिले लेकिन यूनिवर्सल सफरेज नहीं मिला, तो उनका एक सोच ये भी था कि यूनिवर्सल सफरेज नहीं मिले। सफरेज का मतलब हो गया कि राइट टू वोट मिले। राइट टू वोट का मतलब सिर्फ मुझे नहीं सबको मिले, चाहे वो हर एक वर्ग का मैन हो और वोमेन हो। अब वहां पे क्या था कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, आज़ादी हुई, वोटिंग राइट्स मिले, लेकिन वोटिंग राइट्स किनको मिला, तो वैसे पर्सन्स जिनके पास प्रॉपर्टी थे, यानी कि चुनने का हक भी उन्हीं को मिला जिनके पास प्रॉपर्टी था, और जो प्रॉपर्टी ऑन नहीं करता था उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ एक छोटा सा फेज वो का 1793 to 1794 जब जैकोबिन्स की सरकार बनी, जब कन्वेंशन की सरकार बनी, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर उस समय देश के लीडर थे, तो उन्होंने सारे पुरुषों को अधिकार दिया कि आप वोट दे सकते हैं, लेकिन वो भी एक शॉर्ट टाइम पीरियड था। उस समय भी महिलाओं को वोट देने का हक नहीं मिला। फिर आगे जब नेपोलियन आया तो उसने डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दिया और ये सफरेज मूवमेंट की बातें सफरेज तो मिला ही नहीं। वहां पे ये देखने मिलता है कि 20th सेंचुरी में, थ्रू 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी, वुमेन एंड नॉन प्रोपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और इसी चीज को आगे लेकर चलते रहे। उनका लेफ्ट नेशनलिज्म में ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि वोटिंग राइट्स, इक्वलिटी हमें भी मिले, वोटिंग राइट्स हमें भी मिले। और इसी कारण से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तब तक तो भाई 19th सेंचुरी से लेकर पूरे 20th सेंचुरी जब तक कि उनको ना मिल गई, तब तक वो जो भी महिलाएं थी, यानी कि फेमिनिस्ट मूवमेंट और जो नॉन प्रोप्राइज मैन थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट निकाला कि हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले। आगे देखते हैं। इन इकोनॉमिक स्फीयर, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल ड्यूरिंग द 18। यानी कहने वाला ये हो गया कि एक इकोनॉमिक स्फीयर की शुरुआत की। दैट मीन्स एक ऐसा स्फीयर हो जहां पे आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, यानी कि इकोनॉमिक नजरिए से देखा जाए, ताकि पैसे का लेन देन बढ़े। दैट मीन्स कर सकते हैं कि पैसे का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े। और इसके लिए क्या चाहिए, तो भाई हमें कस्टम ड्यूटी को कम करना पड़ेगा, ट्रेड बैरियर्स को कम करना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ ये देखने को मिला कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मार्केट्स को दिया गया। स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन जो था, जो अलग अलग राज्य जो थे इम्पोज करते थे कि हमें भी इन चीजों को वहां से वहां ले जाने के लिए हमको कस्टम ड्यूटी चाहिए, इन इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को खत्म किया गया। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट किया गया मिडिल क्लास के बीच में, ताकि सामान उनके पास पहुंचेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उनके पास है। तो पॉपुलेशन के पास जब प्रोडक्शन पहुंचेगा तभी ना कंजप्शन होगा। दैट मीन्स ये पॉपुलेशन की डिमांड को इंक्रीज किया जाए ताकि प्रोडक्शन की डिमांड भी इंक्रीज हो। और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक्स तरीके से देश डेवलप होगा। दैट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे जर्मन स्पीकिंग रीजन्स जो थे, ये 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ये देखने को मिलता था, वहां पे 39 स्टेट्स थे। जब नेपोलियन ने कन्फेडरेशन किया, दैट मीन्स उनको एक साथ लाने का काम किया, तो 39 अलग अलग स्टेट्स को मिलाकर एक देश जर्मनी बनाया गया। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि उस समय तकरीबन 30 के आसपास अपनी अपनी करेंसी थी। इन 39 स्टेट्स में से 30 के पास अपनी करेंसी थी। तो इन सारी करेंसी को खत्म करके 2 करेंसी में कन्वर्ट किया गया, जिससे क्या हुआ कि लोगों को व्यापार करने में
मुश्किलात जो आ रही थी वो खत्म हो गई। इन सब के अलावा ये भी देखने को मिला कि 11 बीच में कस्टम बैरियर्स थे उनको खत्म किया गया और उसको एक सिंगल कस्टम बैरियर में बनाया गया ताकि लोगों को यहाँ से वहां ले जाने में दिक्कत नहीं हो। इन सब के अलावा ये भी देखने को मिला कि 1833 में वही चीज कस्टम बैरियर्स जो था उनको खत्म किया। पहले क्या होता था, एक फॉर एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि आदमी अगर 100 रुपए का सामान है यहाँ से लेके चला और 11 कस्टम बैरियर में अगर मान लो 5% ही टैक्स लेके चला तो वो 155 रुपए का सामान हो गया। तो वहां पे कम से कम बेचेगा तो कुछ ना कुछ मुनाफा कमा के 160 165 में बेचेगा, है तो उसको काफी कम मुनाफा हुआ। लेकिन वहां के जो प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट है वहां बना होगा तो 100 रुपए में तो वो भी बना के तैयार कर, 100 नहीं 110 में तैयार किया हुआ वो 120 130 में बेच लेगा। तो दैट मीन्स हम यहाँ से प्रोडक्ट लेके गए वहां पे फिर भी हमको मुनाफा क्या जो मेरा लागत है वो भी नहीं निकल रहा है, तो लोग अपने प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट में क्यों ले जाके बेचेंगे। और इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगा नहीं। इन सब चीजों का कारण से ये देखने को मिला कि ट्रेड बैरियर्स को खत्म किया गया। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया कि वही कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मेजरमेंट को अपनाया जाता था, किसी जगह पे मेजरमेंट ज्यादा हो जाता था, किसी जगह पे मेजरमेंट कम हो जाया करता था। इसी कारण से एक यूनिफॉर्म मेजरमेंट को भी अपनाया गया और इन्हीं सब आइडियाज के तहत एक इकोनॉमिक टेरिटरी दैट मीन्स कर सकते हैं एक ऐसा इकोनॉमिक कम्युनिटी को तैयार किया। 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसका नाम रखा गया जिलबरीन। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि अक्सर पूछ लेता है कि 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया उसका नाम क्या था, जिलबरीन हुआ। सिंपल कर सकते वुल्वरीन का भाई है, सॉरी मजाक है। आगे देखते हैं यहाँ पे इससे आगे देखते हैं कि ये जो था जिलबरीन ये एक इनिशिएटिव था किसके द्वारा, तो प्रूसिया के द्वारा। यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलता है कि जो भी जर्मन स्टेट्स थे उनको कन्फेडरेट करने दैट मीन्स एक साथ लाने के बाद प्रूसिया जो था वो क्योंकि जर्मनी उस समय प्रूसिया के अंडर आता था, दैट मीन्स प्रूसिया जर्मनी पर राज किया करते थे। उन्होंने यूनियन टैरिफ बैरियर जो था उसको खत्म कर दिया। पहले करेंसी को कम किया, 30 से 2 में कर दिया और एक रेलवे नेटवर्क का संचालन शुरू किया ताकि ये देखने को मिलता है क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फॉर द स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, ताकि सामानों को यहाँ से वहाँ देश में मोबिलिटी बढ़े। दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह लोग जाएं, जब जाएंगे तभी ना सामान बिकेगा और तभी ना ये देखने को मिलेगा कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, कंजप्शन बढ़ा तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और इस तरह से लोगों में नेशनल यूनिफिकेशन निकल के आया इकोनॉमिक इंटरेस्ट के तहत। यानी कि अब मुझे आइडिया कि भाई हम यहाँ पे हैं, मेन से मिलान जा रहे हैं तो ये भी तो मेरे एक एरिया हो गया और हम कर सकते हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक सामान यहाँ से वहां जाके बेचे हैं। तो एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हो गया वो नेशनल यूनिफिकेशन को इंडिकेट करने का काम कर रहा था। क्यों, बिजनेस बढ़ाना था ना, बिजनेस बढ़ाना था तो 39 स्टेट्स को जोड़कर एक नेशन में कन्वर्ट किया गया। अब अगला निकल के आता है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद फिर से क्या हुआ, देखते हैं। 1815 के बाद नेपोलियन जो थी, तो नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। हार दे कहाँ पे, तो वाटरलू के युद्ध में। तो वाटरलू के युद्ध में हारने का बेसिकली रीजन क्या था, प्रैब। 4 देश थे, प्रूसिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। इनको प्रैब कहा जाता है, PRAB। तो बेसिकली कह सकते हैं इन चारों देशों के संगठित आर्मी दैट मीन्स ऑर्गेनाइज आर्मी के कारण नेपोलियन जो है वाटरलू के युद्ध में हार गए। और यहाँ पे ये देखने को मिला हारने के बाद एक कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट को फिर से जगाया गया। जो पुरानी सोच थी, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी पुराने समय में, उस ट्रेडिशन को फिर से स्टैब्लिश किया गया। चर्चों को स्ट्रांग बनाया गया, फिर से सोशल हेरार्ची को शुरुआत की गई, फिर से मोनार्ची को अलग अलग जगह पे स्टैब्लिश किया गया। वैसे मोनार्ची जो कि हिटलर के समय एबोलिश कर दिया गया, फिर से स्लेवरी को इंट्रोड्यूस किया, यानी दास प्रथा को फिर से लाया गया। तो इन सारी चीजों का मेनली कारण होता है ये नेपोलियन की हार और कंजर्वेटिज्म की शुरुआत। इन सबके अलावा 1815 में यूरोपियन पावर जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया। हराने के बाद वे लोग एक कांग्रेस बनाए, कांग्रेस बना और उन चारों देशों की मीटिंग जो हुई एक शहर है वियना, उस जगह पे हुई। वियना में नेपोलियन के द्वारा जीते हुए जितने भी एरियाज थे उनको डिवाइड करना था इन चारों देशों को। तो इसको लीड करने का काम, दैट्स मींस इस कांग्रेस को लीड करने का काम कौन किया, तो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। यहाँ पे डेलीगेट्स को उन्होंने बताया
कि जो भी एरिया हम लोगों ने नेपोलियन से जीता है वो हमें आपस में बांट लेना है ताकि वो मोनार्च के अंदर फिर से चला जाए। दूसरा ये कि फ्रांस का जो एरिया था 1789 से पहले, वही एरिया अब उसको दे दिया जाएगा। कोई न कमी होगा ना ज़्यादा होगा, दैट मीन्स ना जो एरिया वो बढ़ाया था उसको वो मिलेगा, ना एरिया कम किया जाएगा। और वहाँ पे वापस जो बॉर्बन डायनेस्टी थी उसको इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। वहाँ पे फिर लुइस फिलिप को राजा बनाया गया। बाद में आगे देखते हैं कि अलग अलग जो बाकी चारों देश थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से देशों को बांट लिया। तो सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पे द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Geneva was added to the Piedmont to the south। and यहाँ पे ये जो एरिया हो गया तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स जो हो गया वो जेनेवा, बेल्जियम इन सब के साथ प्रूसिया का हिस्सा बना, एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी के रूप में देखने वाला वेस्टर्न फ्रंटियर्स में। उसी तरह से ऑस्ट्रिया की बात करें तो वो नॉर्दर्न इटली को कंट्रोल कर रहा था। और लेकिन जर्मन कन्फेडरेशन दैट मींस जर्मनी का जो एरिया था 39 स्टेट्स का, उसको अनटच रखा गया, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। रशिया को पोलैंड का एरिया दिया गया और प्रूसिया जो हो गया उनको पार्ट मिला कैसा, सैक्सोनी का पार्ट मिला। दैट मींस सैक्सोनी उस समय एक देश था, उसका पार्ट देखने को मिला। और यहाँ पे मेन इंटेंशन क्या था कि फिर से मोनार्च को सेटअप किया जाए, एक कंजर्वेटिव रिजाइन को शुरू किया जाए जो कि पहले था और अभी भी जो सोच रख रहे थे कि हाँ राज प्रथा सबसे अच्छा है, उनकी सोच को आगे बढ़ाया। इस सब के अलावा इसमें भाई दिक्कत क्या था, ये कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिला कि जैसे ही ये गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट ने कई सेंसरशिप लॉ लेके आए, कई इम्पोज्ड क्या सेंसरशिप लॉज को। इसके तहत क्या हुआ, पहले न्यूज़पेपर, बुक्स, प्ले, सॉन्ग्स, यानी कहने वाला हो गया ऐसा कोई भी चीज जो राजा या राजघराने के खिलाफ लिखने वाली चीजें थी या जो उसके खिलाफ बोल सकती थी, उन सब को बैन कर दिया गया या कैसे सेंसरशिप के अंदर रखा गया कि आप राजा या राजघराने के खिलाफ या कंजर्वेटिव रिजाम के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं, यानी कि आपको लिबर्टी या फ्रीडम नहीं दिया गया, आपको किसी तरह से आजादी नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा चीज क्या था, लोग इसलिए नाराज हुए कि किसी को भी फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं मिला। It decided a new preemptive regime was freedom of press. That means बेसिकली यहाँ पे डिटेंशन का सबसे बड़ा कारण था कि भाई प्रेस की आज़ादी नहीं मिली। आप कुछ भी करिए ना, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप ये तो आज़ादी दीजिए कि प्रेस आपके लिए छाप सके, दैट मीन्स प्रेस कर सके, आपकी आइडियाज को लिख सके, या आप अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका क्रिटिक्स कर सके, दैट मीन्स उसकी निंदा भी कर सके, तो लोग उसके बारे में समझेंगे। लेकिन ये बात की आज़ादी नहीं मिली। अब आते हैं द रेवोल्यूशनरी एज। अब देखते हैं यहाँ पे 1815 के बाद जैसे ही देखने को मिला कि ये नया कंजर्वेटिव रिजाइम निकल के आया, उसके अंदर 1815 में द फियर ऑफ रिप्रेशन फ्रॉम मैनी लिबरल नेशनलिस्ट, यहाँ पे ये देखने को मिला कि यहाँ पे लोग जो थे पहले सोच रहे थे कि भाई नेशनलिस्ट भावना लेकर आना है, लोग अलग अलग जगह पे नेशनलिस्ट मूवमेंट को क्रिएट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 1815 का नेपोलियन हारा, एक कंजर्वेटिव रिजाइम निकल के आया, वो तो चाहता था नेशनलिस्ट मूवमेंट को खत्म किया जाए। तो इस कारण से जितने भी नेशनलिस्ट लोग थे, लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, वो अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड होने के कारण बेसिकली इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बना के रखी थी और यूरोपियन स्टेट्स वगैरह जो थे वो अलग अलग जाके लोगों को ट्रेन करते थे, रेवोल्यूशनरीज के रूप में ट्रेन किया करते थे और अपने आइडियाज को फैलाया करते थे। और कहीं ना कहीं ये दिखाने का मतलब कि इनका मेन आइडिया क्या था कि मोनार्च के खिलाफ जाना है। दैट मीन्स कि इनका कमिटमेंट क्या था, कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चियल फॉर्म्स, यानी कि मोनार्च के खिलाफ जाना है। और क्या करना है कि एक ऐसा स्टेट बनाना है जो कि ट्रीटी ऑफ वियना के पहले था। ट्रीटी ऑफ वियना जैसे जो हम लोग देखना प्राग के बीच में होता है, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के बीच में जो डील साइन हुआ था, जो ट्रीटी साइन हुआ था, उसको ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं। अब यहाँ पे तो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे थे, फाइट कर रहे थे किसके लिए, लिबर्टी एंड फ्रीडम के लिए। अधिकांशतः रेवोल्यूशनरी वगैरह जो थी वो उनका सपना था कि वो एक नेशन को क्रिएट करेंगे और इस कारण से वो फ्रीडम कर रहे थे। दैट मीन्स ये फ्रीडम स्ट्रगल थी फॉर क्रिएटिंग अ नेशन, ये रेवोल्यूशन की बात करें तो। इसके अलावा एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थी, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था गियुसेप्पे मैजीनी, काफी इंपॉर्टेंट नेम है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जेनेवा में 1807 में। वो जो है एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे और 24 साल की उम्र में, दैट मीन्स एट द
at the age of 24 he create 2 secret societies, 2 सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया और उनका नाम क्या था आगे देखेंगे यहाँ पे, यंग यूरोप इन बर्ने और यंग इटली इन मर्सिडीज। 2 अलग अलग सीक्रेट सोसाइटी, यानी कि एक रेवोल्यूशनरी समाज की शुरुआत की जहाँ पे लोग ट्रेंड होते थे और रेवोल्यूशन के लिए आगे निकलते थे। ये अलग अलग जगह पे, ऐसा नहीं कि इटली में हुआ था, इटली में, इटली के अलावा ग्रीस में अलग अलग जगह पे जाके लोगों को रेवोल्यूशन के लिए ट्रेंड किया करते थे। सबके अलावा 24 साल की उम्र में ही इतना खतरनाक हो चुके थे कि आगे चल के आप देखिएगा तो ड्यूक मेटरनिच जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे, उन्होंने ये भी कहा था कि ये गिउसेपे मैज़ीनी जो है वो काफी हद तक कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक दुश्मन जो है वो सोशल ऑर्डर का यही है। सोशल ऑर्डर दैट मीन्स कर सकते हैं मोनार्ची का। मोनार्ची का सबसे खतरनाक दुश्मन कोई है तो गिउसेपे मैज़ीनी है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंदर से इसको खोखला करने का काम कर रहे हैं। इन सबके अलावा इसके मेंबर्स वगैरह जो थे अधिकांशतः यंग मैन हुआ करते थे, जो कि पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी स्टेट्स से बिलीव किया करते थे। इनका मानना यह था कि जो जवान लोग हैं वो मेरी बातों को ज्यादा समझ पाएंगे और लोगों तक मेरी बातों को ज्यादा पहुंचा भी पाएंगे, और इसी कारण से वो ज्यादातर अपनी गैंग, दैट मींस कर सकते हैं गैंग, अलग एक वर्ड खराब हो गया, अपने कमिटीज में, अपनी कमिटीज में ज्यादातर यंग्स को प्रेफर क्या करते थे ताकि वह अपने रेवोल्यूशन को काफी लंबे समय तक लेके जाए। इन सब के अलावा ये भी देखने मिलता है कि उनका एक आइडिया भी था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली, दैट मींस इटली उस समय देखिएगा तो 7 अलग अलग भागों में बटा हुआ था, उन सबको एक साथ लेकर आना है। इन सब चीजों को उन्होंने सोच कर रखा था। इसके अलावा आगे बात करें तो यहाँ पे अपने इस आइडिया को, यूनिफिकेशन के आइडिया को, इटालियन लिबर्टी को अलग अलग जगह पे लेके गए, जैसे वो ग्रीस की लिबर्टी, जैसे कह सकते हैं ये फ्रांस की लिबर्टी, जर्मनी की लिबर्टी, स्विट्जरलैंड की लिबर्टी, पोलैंड की लिबर्टी, दैट मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं बेल्जियम के लिए भी लिबर्टी, वो कहीं ना कहीं इन रेवोल्यूशनरीज के थ्रू हुआ। और इनका काम ये था कि मोनार्च के खिलाफ इग्निशन क्रिएट कर सका, और उसको आगे बढ़ाने का काम कौन करता था? वहाँ के पीपल्स, उनको जिनको ट्रेंड किया जाता था। तो इसीलिए अंतिम में चैप्टर के अंत, बोलते हैं इस पार्ट के अंत में ये लिखा हुआ है, मेटरनिच डिस्क्राइब हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। इसे बताया गया कि ड्यूक मेटरनिच को कहा गया कि वह हमारे सोशल ऑर्डर के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो आई थिंक इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, दैट मीन्स वो नीचे घंटी बजा देना ताकि सारे रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहें। तो थैंक यू।